तारीख थी 17 जून 1979, जब वॉशिंगटन डीसी के होटल वाटरगेट के नाइट वॉचमैन को कुछ अजीब सा दिखा। उसने देखा कि वाटरगेट होटल कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट वाले दरवाजे पर एक टेप लगा हुआ है, जिस वजह से वो दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। वॉचमैन ने टेप हटाकर वो दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन उसने कुछ देर बाद फिर देखा कि दरवाजे पर टेप लगा है और वो बंद नहीं हो रहा है। इसीलिए उसने चोरी के डर की वजह से पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन जब पुलिस आई तो अमेरिका के डेमोक्रेटिक इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना उजागर हुई। दरअसल होटल के बेसमेंट से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जो चोर तो नहीं थे, बल्कि अमेरिकन डीप स्टेट के लिए काम करने वाले लोग थे, जो वाटरगेट होटल में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस की जासूसी कर रहे थे। ये वही पार्टी है जो आने वाले इलेक्शन में करंट प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली थी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन लोगों को प्रेसिडेंट निक्सन ने ही जासूसी के लिए भेजा था, ताकि वो अगले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्लानिंग को पहले से ही समझ सके और खुद चुनाव जीत सके। लेकिन खुलासे के 2 साल बाद निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा, जो अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी सिटिंग प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ा हो। इसे अमेरिका के इतिहास में वाटरगेट स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये स्कैंडल अमेरिकन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्कैंडल था, लेकिन उससे ज़्यादा नोट करने वाली बात यह है कि ये घटना अमेरिका की डीप स्टेट का एक सबसे बड़ा प्रतीक बना और लोगों को ये पता चला कि कैसे सरकार डीप स्टेट के इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिक संस्थानों के खिलाफ जाकर काम कर रही है। दोस्तों, ये वही डीप स्टेट है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जब वह प्रेसिडेंट थे तो वे आरोप लगाते रहते थे कि अमेरिका में एक शैडो गवर्नमेंट या पावरफुल लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो ट्रंप और उनकी पार्टी को सत्ता से हटाने की लगातार कोशिश करता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका की ही बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर के डेमोक्रेटिक देशों में ऐसी ही शैडो गवर्नमेंट्स के होने की बात कही जाती रहती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर ये डीप स्टेट है क्या, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, साथ ही कुछ रियल एग्जाम्पल्स के जरिए हम ये भी समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और इनका डेमोक्रेसी पर क्या असर पड़ता है। इसीलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। व्हाट इज डीप स्टेट? दोस्तों, जब किसी डेमोक्रेटिक देश में देश की जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के बजाय एक सेट ऑफ लोग या ग्रुप ये तय करने लगे कि देश की जनता के लिए क्या सही है, देश में कौन सी पॉलिसीज़ को इनकॉर्पोरेट करना है और साथ ही ये भी कि देश में कब, क्या, कैसे और क्यों होगा, तो इस पूरे नॉन इलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों के पास जो एक्चुअल पावर डोमेन है उसे ही डीप स्टेट कहा जा सकता है, जिन्हें कई बार शैडो गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार के शैडो में काम करते हैं और इसके बारे में न तो देश की जनता को पता होता है और न ही इनका कोई रिकॉर्ड होता है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बार बार जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन ये अलग अलग फॉर्म में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है, जो वर्ल्ड अफेयर से लेकर के पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशल अफेयर्स तक पर अपना खास इन्फ्लुएंस रखता है। डीप स्टेट का एक बड़ा उदाहरण है टर्की, जहां पर इस कॉन्सेप्ट को डेरिन डेवलेट कहते थे। टर्की के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में डेरिन डेवलेट एक एंटी डेमोक्रेटिक कोalition था, जिसे वहां के इंटेलिजेंस, मिलिट्री, सिक्योरिटी एजेंसी और जुडिशियरी के हाई रैंकिंग मेंबर के द्वारा बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल करके करंट प्रो इस्लामिक सरकार सेक्युलर आइडियोलॉजी वाले जज से लेकर जर्नलिस्ट, विपक्षी नेता और एक्टिविस्ट्स तक को लगातार धमकाती रही है, जिसका जिक्र बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स कई बार कर चुके हैं। टर्की की तरह ही इजिप्ट, पाकिस्तान में भी डीप स्टेट की मौजूदगी के बारे में बार बार देखने और सुनने को मिलता आया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया में डीप स्टेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ? हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ द डीप स्टेट। दोस्तों, 7 दिसंबर 1941 को जब अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ, तब अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन गया और अमेरिका पर जब ये हमला हुआ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को ये लाइसेंस मिल गया कि अब इस वॉर में वो जो चाहे कर सकते हैं। और इस स्थिति में उन्होंने सबसे पहले देश की कांग्रेस से कंसल्ट करने के बजाय आगे के लिए वाइल्ड बिल डोनोवन से कंसल्ट किया, जो कि एक कॉरपोरेट वॉल स्ट्रीट वकील थे।
ऐसे में सवाल उठता है कि रूजवेल्ट ने वाइल्ड बिल डोनोवन से क्यों कंसल्ट किया। तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि बिल डोनोवन पावर ऑफ इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। इसीलिए जब रूजवेल्ट ने बिल से आगे की स्ट्रेटेजी के लिए राय मांगी तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक वॉर टाइम इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। इसी के बाद रूजवेल्ट ने ऑफिसर्स स्ट्रेटेजिक सर्विसेज यानी ओएसएस स्थापित किया और वाइल्ड बिल को इसका इंचार्ज बना दिया। ओएसएस को अमेरिकन गवर्नमेंट ने इमेंस पावर दे दी कि वो देश के लोगों को बचाने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी अश्योर करने के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों, ओएसएस के स्थापना को ही मॉडर्न इंटेलिजेंस की शुरुआत माना जाता है और यही मॉडर्न इंटेलिजेंस आगे चलकर डीप स्टेट का एक सिनोनिम भी बनता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA और MI6 जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास इतनी पावर आने लगी थी कि वो एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह पर्दे के पीछे से काम करते थे। इनका काम था कोवर्ट ऑपरेशन से लेकर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑपरेटिव्स बनाना और नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना, जिसके लिए हिडन इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन का भी इस्तेमाल किया जाता था। 1964 में डेविड वाइज और थॉमस रॉस नाम के 2 अमेरिकन जर्नलिस्ट ने अपनी एक बुक पब्लिश की, जिसे डीप स्टेट का वन ऑफ द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इस किताब में उन्होंने डीप स्टेट के बजाय इनविजिबल गवर्नमेंट नाम के एक फेनोमिना का जिक्र किया था। उन्होंने अपनी किताब में ये भी कहा था कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को कुछ अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स कंट्रोल करते हैं। ये बुक उसी कोल्ड वॉर के टाइम की है जब अमेरिका और सोवियत के बीच ग्लोबल सुपर पावर बनने की लड़ाई चल रही थी, जिसे जीतने के लिए अमेरिका ने न सिर्फ इस डीप स्टेट को इवोल्व किया बल्कि उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि अमेरिका के बहुत से सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशंस के बारे में न तो देश की जनता को पता होता था, न ही अमेरिकन कांग्रेस में चुने गए लोगों को। इसका सबसे अर्लीस्ट उदाहरण है ऑपरेशन पेपर क्लिप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया तो अमेरिका के डीप स्टेट ने अनएथिकली 1945 में एक ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसे तब ऑपरेशन ओवरकास्ट का नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन में नाजी वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस जो हिटलर के साथ मिलकर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स डेवलप करने में लगे हुए थे, उन्हें अमेरिकन डीप स्टेट ने फोर्सफुली रिक्रूट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने उन्हें कई बड़े ऑफिशियल पोस्ट्स पर भी बिठा दिया। ऐसा कहा जाता है कि करीब 1600 से ज़्यादा जर्मन्स को सीक्रेटली वेपन्स डेवलपमेंट के लिए अलग अलग पोजीशन पर नौकरियां दी गई और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वो सोवियत के खिलाफ लड़ाई के लिए तेज़ी से हथियार तैयार करें। अमेरिका ने यह सीक्रेट ऑपरेशन इसलिए चलाया था कि वो इन नाजी वैज्ञानिकों को सोवियत के हाथों नहीं खोना चाहता था, लेकिन उसने जिस तरह से अनएथिकली इन लोगों का इस्तेमाल किया, उसे लेकर बाद में अमेरिका को भारी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। साथ ही सवाल ये भी उठा कि कैसे क्वेश्चनेबल पास्ट वाले नाजीज को अमेरिका बड़े ऑफिशियल पोस्ट्स पर रिक्रूट कर सकता है। ये रिक्रूटमेंट शायद एक प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी पॉसिबल नहीं हो सकता था, इसलिए इसे अमेरिकन डीप स्टेट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। दोस्तों, डीप स्टेट क्या है और ये कैसे इवॉल्व हुआ, हम ये तो समझ गए, लेकिन इसको और बेहतर समझने के लिए आइए इसके रियल वर्ल्ड उदाहरण को देखें और समझें कि अलग अलग देशों में डीप स्टेट कैसे काम कर रहा है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ डीप स्टेट अमेरिका। दोस्तों, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत की इस लड़ाई का असर अमेरिका के बॉर्डर से लगे क्यूबा तक पहुंच गया। इस छोटे से देश को जहां अमेरिका अपने साथ मिला लेना चाहता था, तो वहीं क्यूबा फिडेल कास्ट्रो की लीडरशिप में अमेरिका से गेरिला वॉर कर रहा था। अमेरिका और उसके इंटेलिजेंस एजेंसी ने कई बार कास्ट्रो के असैसिनेशन करने की कोशिश की, लेकिन वह कोशिश कामयाब नहीं हुई और क्यूबा को सोवियत का समर्थन मिल गया। इतना कि सोवियत अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करने के लिए क्यूबा को न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स और टैंक्स प्रोवाइड करने लगा था, जिसकी खबर अमेरिका को नहीं थी। लेकिन एक दिन जब अमेरिका के सीक्रेट प्लेन ने क्यूबन आइलैंड की तस्वीर ली, तो ये पता चला कि क्यूबा अमेरिका के बॉर्डर से बिल्कुल लगकर न्यूक्लियर मिसाइल्स और उसका लॉन्चिंग पैड तैयार कर चुका है। ये खबर मिलते ही JF कैनेडी की सबसे मुश्किल निर्णय लेने की बारी आ गई थी कि वो क्यूबा पर अपना अगला कदम कैसे बढ़ाए।
उनके आसपास के सभी लोग ये सलाह दे रहे थे कि अमेरिका को क्यूबा पर अटैक कर देना चाहिए, लेकिन केनेडी ने इन लोगों की सलाह लेने के बजाय जॉर्ज टाउन में पार्टी करना सही समझा। जॉर्ज टाउन की ये डिनर पार्टी डीप स्टेट का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उस रात केनेडी जिस जॉर्ज टाउन के इलाके में पार्टी करने गए थे, ये वही इलाका था जहां पर अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी से लेकर के अमेरिकन मिलिट्री इंटेलिजेंस, जुडिशरी के बड़े और केनेडी के चाहने वाले लोग रहते थे। ये वही लोग थे जिन पर जॉन एफ केनेडी आंख मूंद कर भरोसा करते थे, और इनकी सलाह से ही केनेडी सरकार काफ़ी हद तक आगे बढ़ती थी। इसीलिए उस रात को भी ये सभी लोग उस पार्टी में आए हुए थे, जिससे ये कहा जा सकता है कि केनेडी क्यूबा के ऊपर कोई भी कदम उठाने से पहले अपने फेलो पॉलिटिशियंस या कांग्रेसमैन से नहीं, बल्कि उन लोगों से पूछा जिनका डेमोक्रेसी में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के राजनीति में कैसे डीप स्टेट काम करता है। दूसरे उदाहरण की बात करें तो वह कोई एक इवेंट नहीं बल्कि एक देश है, पाकिस्तान। अर्ली 50s से ही पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के पैरेलल वहां की मिलिट्री ने अपनी पकड़ बना ली, इतनी कि तब से लेकर आज तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडिया के साथ उसके रिश्ते, सब कुछ वहां की मिलिट्री ही तय करती है। मिलिट्री का साथ देती है वहां की सीक्रेट सर्विस ISI। इन दोनों की वजह से ही आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अब तक एक बार भी अपना टेन्योर नहीं पूरा कर पाया है। या तो उसकी मौत हो गई है या फिर उसे मिलिट्री के खिलाफ जाकर डेमोक्रेसी का साथ देने पर जेल भेज दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बेनज़ीर भुट्टो और इमरान खान है। पाकिस्तान का ये डीप स्टेट इतना प्रभावशाली है कि ये न सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि मीडिया, जुडिशरी और सिविल राइट्स को भी अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करती है। पाकिस्तान में डीप स्टेट के एक किसी इवेंट का उदाहरण ले तो वह है कारगिल युद्ध 1999, क्योंकि एक तरफ तो नवाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रिलेशन को सही करने में लगे थे, तो ऐसे में वॉर शुरू होने की संभावना बिल्कुल शून्य थी। लेकिन ये वॉर शुरू हुआ क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ का नवाज शरीफ से कुछ अलग सोचना था। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का डीप स्टेट यानी मिलिट्री ही सब कुछ है, इसीलिए न सिर्फ इंडिया के साथ वॉर की शुरुआत हुई बल्कि उसके साथ ही 1999 के अंत में नवाज शरीफ को सत्ता से हटाकर आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ ने देश भर में मिलिट्री रूल लगा दिया। और ये तो सिर्फ एक इवेंट है, पाकिस्तान में टाइम टाइम पर मिलिट्री रूल लगाए जा चुके हैं। पाकिस्तान की तरह ही इजिप्ट में भी डीप स्टेट काफ़ी डीपली इन्वॉल्व्ड है। इजिप्ट दोस्तों, इजिप्ट में लंबे समय तक होस्नी मुबारक की ऑटोक्रेटिक सरकार ने रूल किया और मुबारक ने ही खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए एक पैरेलल डीप स्टेट को डेवलप करना शुरू कर दिया था, जिसका मुख्य हिस्सा थी इजिप्ट की मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी, ताकि अगर होस्नी के खिलाफ कोई आवाज़ उठता है तो वो आवाज़ दबा दी जाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस डीप स्टेट को होस्नी मुबारक ने तैयार किया था, उसी ने अरब स्प्रिंग के दौरान डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरीज का दामन पकड़ लिया और 2011 में होस्नी मुबारक को सत्ता से हटाने में इस डीप स्टेट ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। और डीप स्टेट की मदद से ही देश में पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने मोहम्मद मोर्सी। लेकिन साल भर के अंदर ही डीप स्टेट ने मोहम्मद मोर्सी को सत्ता से बेदखल करके इजिप्ट में मिलिट्री रूल लगा दिया। बहुत से एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि डीप स्टेट शुरू से ही अरब स्प्रिंग के सपोर्ट में नहीं था। वहाँ के मिलिट्री ने अरब स्प्रिंग का इस्तेमाल सिर्फ मुबारक को सत्ता से हटाने के लिए किया था और फिर कुछ समय के लिए डेमोक्रेसी का लालच देकर अपना असली रूप दिखा दिया और देश में मिलिट्री रूल लगा दिया। दोस्तों, इसी तरह इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू कुछ सालों पहले तक ये इल्ज़ाम लगाते थे कि इजराइल का डीप स्टेट उनके ओवरथ्रो करना चाहता है। और अब इंडिया में भी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कई बार नरेंद्र मोदी सरकार पर ये आरोप लगा चुके हैं कि वो CBI और ED जैसे इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके इंडिया में एक डीप स्टेट बना रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ डीप स्टेट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों, किसी डेमोक्रेसी में डीप स्टेट की जगह सही है या गलत, इसे लेकर बहुत से लॉजिक पेश किए जाते हैं। लेकिन अगर एक ब्रॉड टर्म में देखें तो कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में डीप स्टेट का होना एक तरह से सही है। दरअसल उनका ये पक्ष होता है कि
कई बार जनता की तरफ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बहुत से ऐसे डिसीजंस को लेने में नाकाम या गलत साबित होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी या रिक्वायर्ड नेशनल पॉलिसी के लिए ज़रूरी हैं। इसीलिए ऐसे लोग जो इन मामलों में एक्सपर्ट हैं लेकिन जनता की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनका आगे आना नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा साबित होता है। लेकिन जैसे ही किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये डीप स्टेट ओरिजिनल गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल होने लगती है तो ये उसे देश की सिविल राइट्स से लेकर के प्रेस फ्रीडम, जड़ी बूटी बनाने, पॉलिसी मेकिंग सबको कंट्रोल करने लगती है। तब ये डीप स्टेट ना सिर्फ देश की जनता के लिए बल्कि पूरी डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाती है। जैसे कि पाकिस्तान भले ही खुद को डेमोक्रेसी कहे, लेकिन उसके डीप स्टेट की वजह से वो कभी भी एक रियल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन सकता है। डीप स्टेट को इसलिए भी किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक सही नहीं माना जा सकता क्योंकि डीप स्टेट के किसी भी ऑपरेशंस या उनके काम का कोई फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं होता। इसीलिए ये शैडो गवर्नमेंट किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए अकाउंटेबल नहीं होती। इनकी सीक्रेसी की वजह से ही ये डेमोक्रेसी में डिल्यूशन क्रिएट करते, जिससे जनता को ये पता ही नहीं होता है कि उनके देश में क्या चल रहा है। जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका के इसी डीप स्टेट ने बहुत से ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आर्म्ड फोर्सेस और प्राइवेट मिलिट्री को फंड किया जो इनह्यूमन तरीके से अमेरिका के इंटरेस्ट में काम करते हैं, लेकिन सालों तक जनता को इनकी खबर भी नहीं हुई। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो डीप स्टेट मॉडर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये बात तो साफ है कि जो भी पार्टी या इंसान ऑपोजिशन में होता वही डेमोक्रेसी को बचाने की बात करता, लेकिन एक बार सत्ता में आ जाने के बाद किसी को उसे छोड़ने का मन नहीं होता है और यही प्रक्रिया डेमोक्रेसी में डीप स्टेट को जन्म देती है और फिर ये डीप स्टेट अपने इमेंस पावर का मनचाहा इस्तेमाल करता है जो पूरी डेमोक्रेसी के डेफिनेशन पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत में डीप स्टेट है या नहीं, और राहुल गांधी जी के आरोप में कितनी सच्चाई और झूठ है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।